Good evening, everyone. A very happy International Women's Month to all of you. We all celebrate International Women's Day on 8th of March. And पूरे मार्च महीना जो है वो सेलिब्रेशन का ही रहता है, जिसमें हम women's से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स करते रहते हैं ऑल ओवर द इंडस्ट्रीज। दो ऐसा कुछ स्पेसिफिक डे या स्पेसिफिक मंथ नहीं होता women के लिए, बट स्टिल एक डे सिलेक्ट करा गया है, एक मंथ सिलेक्ट करा गया है जिसमें हम ये सेलिब्रेशन करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस साल के इंटरनेशनल विमेन डे का थीम है एम्ब्रेस इक्विटी, एंड वी टैक्स पॉइंट ग्रुप इज सपोर्टिंग दैट थीम विच इज एम्ब्रेस इक्विटी, जिसका मतलब है इक्विटी को गले लगाना। आप सभी ने सुना होगा जेंडर इक्वालिटी, जिसमें हम हमेशा से बात करते हैं कि मेन और वेमेन को सेम अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए और ये सब। बट इक्विटी जो है, एम्ब्रेस इक्विटी थोड़ी सी अलग डिस्कशन करता है। वो ये कहता है कि हो सकता है अगर हम मेन और वुमेन को सेम रिसोर्सेज देंगे तो शायद हमारे पास रिजल्ट ना निकल के आए, क्योंकि उनकी नीड्स अलग हैं, उनकी क्वालिटीज अलग हैं, उनका स्किल सेट अलग है, उनकी उनकी चैलेंजेस अलग अलग हैं। तो इक्विटी ये बात करता है कि हमें हर जने को एक ऐसा इकोसिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक ऐसा कल्चर होना चाहिए जिसमें हम जिसकी जो जरूरत है उसको वो रिसोर्सेज दें ताकि रिजल्ट हमारे पास सेम आए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ कि अगर दो बच्चे हैं, उन दोनों को भूख लगी है, तो एक मेरे पास ऑप्शन है कि मैं दोनों को एप्पल देती हूँ और उनकी भूख मिट जाती है, उनको एक न्यूट्रिशियस मील मिलती है। उसको हम बोलते हैं इक्वालिटी। बट इक्विटी में क्या होता है, अगर मुझे पता चलता है कि जो सेकंड बच्चा है उसको एप्पल से एलर्जी है, तो मैं सेकंड बच्चे को एप्पल नहीं दे सकती, क्योंकि सेम सेम अगर मैं एप्पल जैसे मैंने एक को दिया है वही सेकंड बच्चे को भी दूंगी तो शायद उसके उसकी भूख ना मिटे, रादर उसको एलर्जी है उस चीज से। तो मुझे देखना है कि अच्छा इसको एप्पल से एलर्जी है, तो मैंने उसको एक बनाना दिया। तो उससे क्या हुआ, उसकी जो जरूरत थी, जैसे एप्पल से उसका काम नहीं चल सकता था, तो उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग उसको भूख लगी थी, मैंने बनाना दिया। तो इसमें आप देखोगे क्या हुआ, दोनों बच्चों की भूख मिट गई और दोनों बच्चों को एक न्यूट्रिशियस मील मिली। तो इसको हम बोलते हैं इक्विटी। मतलब जिसकी जो जरूरत है, जो जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उसको केटर करते हुए उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग उनको रिसोर्सेज देना, ताकि हर कोई अपना बेस्ट रिजल्ट दे पाए। तो टैक्स पॉइंट जो है इस बार इंटरनेशनल विमेन डे 2023 का एम्ब्रेस इक्विटी का थीम को सपोर्ट कर रहा है। और इसी थीम को सपोर्ट करते हुए आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट हमने विमेन की होलिस्टिक डेवलपमेंट, विमेन की ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज स्टार्ट करी है। उस सीरीज में 3 एपिसोड्स हैं। आज हमारा पहला एपिसोड है। इस एपिसोड में आज हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है और विमेन जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे इंजॉय कर सकती है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि देखिए जितनी भी विमेन है, मेरा ये मानना है कि सारी विमेन वर्किंग विमेन है, और आप सब इस बात से एक्सेप्ट करेंगे इस बात को कि जितनी विमेन है वो सुबह से लेकर रात तक काम करती रहती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ घर को मैनेज करती हैं, कुछ अपना बिजनेस मैनेज करती हैं, कुछ ऑफिसेज जाती हैं, जॉब करती हैं। तो वर्क प्लेस सबका अलग अलग है,
बट सारी विमेन वर्किंग विमेन है, और जब वर्किंग विमेन है तो वो उनके हाथ में पैसा भी आता है जब वो कमाती हैं। मंथ एंड पे उनको एक हाउस वाइफ जो है, जो हाउस मैनेज कर रही है, उसको एक बजट, उसको एक पैसा मिलता है, उसमें बजटिंग करके उसको अपना हाउस मैनेज करना है। एंटरप्रेन्योर जो है, जो अपना बिजनेस चला रही है, उनको प्रॉफिट मिलता है, उससे वो अपना मैनेज करते हैं। जॉब वालों को सैलरी मिलती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जैसे हम सभी कमाते हैं, तो पैसा तो हम सबके हाथ में है, बट क्या हम फाइनेंशियली फ्री महसूस करते हैं? क्या आप लोग फाइनेंशियली फ्रीडम महसूस करते हैं? तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट एपिसोड जो है एपिसोड 2, उसमें हम हेल्थ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि विमेन को अपनी हेल्थ जो है वो कैसे प्रायोरिटाइज करनी है। हमारे ऊपर औरतों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जिसमें हम ज्यादा ध्यान देते हैं और अपनी हेल्थ को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, उसको हमेशा निग्लेक्ट किया जाता है। तो सेकेंड एपिसोड में हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट होंगी जो आपको बताएंगी कि आप अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। हमारा थर्ड एपिसोड जो है वो होगा स्ट्रेस फ्री लिविंग, जॉयफुल लिविंग में, कि आपने पैसा कमा लिया, आपकी हेल्थ पे आपने ध्यान दे दिया। अब आजकल की लाइफ इतनी हेक्टिक लाइफ है कि हम जो है बहुत स्ट्रेस रहते हैं। तो उधर हमारे पास लाइफ कोच होंगे जो हमें बताएंगे कि हम कैसे स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, कैसे अपने माइंड को हील कर सकते हैं। So friends, my name is Nisha Suyal Agarwal. I am co-founder TaxPoint Group. And on behalf of entire TaxPoint Group, I welcome you today on this webinar. Thank you, आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला और इस सेशन में हमारे साथ जुड़े। आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। And I am very glad to share that I have Amrita Mohanty ji with me today. Amrita Mohanty is the Associate Director and Head Learning and Development from White Oak Capital Mutual Fund, and she has conducted more than 2,000 training programs across 200 cities. And she has also written, more than 200 articles on financial markets and related things. So with this, I welcome Amrita ji. अमृता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब हमने डिस्कस करा कि हम विमेन को लेके ये एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें ये एपिसोड है, हम फाइनेंशियल मैटर्स पे डिस्कस करना चाहते हैं, तो आपने मतलब वो चीज सुनते हुए आप बहुत एक्साइटमेंट के साथ आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। My pleasure, Nisha. Thank you so much. तो आइए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आज के इस एपिसोड में जैसे मैंने आपको बताया कि हम सब विमेन जो है वो वर्किंग विमेन है, राइट? बस हमारा वर्क प्लेस अलग अलग है। कोई हाउस मैनेज कर रहा है, कोई अपना बिजनेस चला रहा है, कोई जॉब करता है कहीं बाहर, तो हर कोई काम कर रहा है। तो जो आज का हमारा डिस्कशन रहेगा थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन स्टाइल में रहेगा। मैंने अमृता जी से स्पेशल रिक्वेस्ट करा है कि मैम मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप उन क्वेश्चंस के आंसर देते हुए हमें थोड़ा सा फाइनेंशियल फ्रीडम समझाएं। ये क्वेश्चंस हमारे पास जब हमने इनविटेशन फ्लोट करा तो हमारे क्लाइंट से, हमारे फ्रेंड से हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं जो मैंने आपके लिए कोलैट करे हैं। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो अक्सर लोगों के माइंड में होते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज कि आप इन क्वेश्चंस के जवाब दें। और आपको तो इतना एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, इतनी आपने आर्टिकल्स लिखे हैं, इतनी ट्रेनिंग सेशंस हैं, तो आई एम श्योर कि आपके इस डिस्कशन से हमारे क्लाइंट्स जो भी इस हमारे इसको वीडियो को बाद में देखेंगे सब बहुत बेनिफिटेड होंगे और अपनी लाइफ में इनको उतारेंगे जो भी आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मंत्र। तो अमृता जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, मैं ऐसा शुरू करना चाहूंगी कि देखिए आजकल काफी लोग मतलब जैसे अच्छी एजुकेशन है, सब पढ़े लिखे हैं, काफी अच्छा कमा भी रहे हैं। हम देखते हैं एमएनसीज में काम करते हैं, दिल्ली एनसीआर में काम करते हैं, या काफी अच्छे कॉर्पोरेट्स में सब लोग काम करते हैं। इतने अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स हैं, सभी लोग अपना विमेन तो काफी विमेन एंटरप्रेन्योर्स बहुत बन रही हैं, घर से भी वो काफी बिजनेसेस मैनेज कर रही हैं और डिजिटल एनवायरनमेंट में तो काफी मतलब ये चीज हमारे लिए बेनिफिट रही है।
तो लोगों के पास जो पैसा है, मतलब वो कमा रहे हैं और उनके पास पैसा भी अच्छा है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहती हूँ कि क्या पैसा कमाना, जैसा सब कमा रहे हैं, उसी को फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं या वो कुछ अलग चीज है? अगर मैं पैसा कमा रही हूँ तो क्या मैं खुश होके कह सकती हूँ कि मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है? मतलब कभी कोई जरूरत आए तो मेरे को ऐसा कुछ एक कुछ स्ट्रेस नहीं होगा, मेरे में सारी चीजें मैनेज्ड है। तो क्या आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाहेंगी? श्योर निशा, एंड थैंक यू कि ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि क्या पैसा कमाना ही फाइनेंशियल फ्रीडम माना जाता है? तो ऑफ कोर्स नहीं। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगी। आपने माइक टाइसन के बारे में तो सुना होगा, वो वर्ल्ड फेमस बॉक्सर हुआ करते थे। हर हाँ जी। बॉक्सिंग मैच के लिए वो $22 मिलियन चार्ज किया करते थे, और अगर अगर आज के तारीख में उसे रूपी टर्म्स में कन्वर्ट किया जाए तो इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 170-180 करोड़। एक मैच के लिए उनकी जो फी होती थी वो 180 करोड़ के आसपास होती थी। और उन्होंने इतना डेट ले लिया था लेटर ऑन कि वो बैंकरप्ट हो गए। आपने जेसी लिवरमोर का नाम सुना होगा। उनको 1920s में यूनाइटेड स्टेट्स के का बेस्ट ट्रेडर माना जाता था, लेजेंडरी ट्रेडर माना जाता था। और उनको इसलिए माना जाता था क्योंकि जब द ग्रेट स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था इन 1929, ही एक्चुअली शॉर्टेड द मार्केट एंड ही मेड अ लॉट ऑफ मनी। जो पैसे की वैल्यू है आज के टर्म्स में, इट इज अराउंड $3 बिलियन। ओह। और इनका जो एक लाइफ स्टोरी है वो काफी सैड है, क्योंकि वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि ही टुक अ लॉट ऑफ डेट, ही डिड अ लॉट ऑफ स्पेक्युलेटिव बेट्स। अल्टीमेटली वो बैंकरप्ट हो गए एंड ही हैड टू कमिट सुसाइड। तो मीडिया ने जो फोकस किया वो उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर लेस फोकस किया, जबकि उनके जो जितने स्कैंडल्स बने उसके ऊपर ज्यादा फोकस हुआ। तो पैसा बनाना एक चीज होती है, लेकिन पैसे को सुरक्षित रखना, पैसे को बढ़ाना एक दूसरा ही एक डिस्कशन पॉइंट है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ अर्निंग नहीं होती है। हमको लगता है कि गुड थिंग्स विल लास्ट फॉर एवर, बट गुड थिंग्स डोंट लास्ट फॉर एवर। लाइफ में या फाइनेंशियल मार्केट्स में या इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन्स होती रहती है। तो अगर आपको वेल्थ बनाना है तो रेगुलरली सेव करना होगा। थोड़ी सी फ्रुगैलिटी, जो इंग्लिश का शब्द है जिसका मतलब है कि थोड़ा बहुत आपके जो एक्सपेंसेस है उसे कट करने होंगे, सेविंग्स को बढ़ाने होंगे। और सेविंग्स का मतलब है कि आपको रेगुलरली भी सेव करना होगा। तो अगर ये सारी चीजें आप करेंगे तभी आपका वेल्थ क्रिएशन होगा। ओके। Yes, I hope that answers your question. या थैंक यू Yeah. सो मच। तो आपका So, कहना है कि yes, so पैसा maybe कमाना एक अलग चीज है और उस पैसे को सुरक्षित रखना या उस पैसे से आगे पैसा बनाना जो है वो एक दूसरा पॉइंट है, राइट? absolutely. ओके। तो मैं यहाँ पे अमृता जी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी जी, कि जब भी हम अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ बैठते हैं या फ्रेंड्स के साथ में कुछ भी डिस्कशन करती हूँ, तो जनरली मतलब लोग काफी अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरे मोस्टली फ्रेंड्स जो हैं वो गुड़गांव में जॉब करते हैं, एमएनसीज में जॉब करते हैं, काफी मतलब हाई उनका सीटीसी है, पैकेज है, मोस्टली जॉब्स में है। तो बट अक्सर ना जब भी उनसे डिस्कशन करी जाती है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की, फाइनेंशियल प्लानिंग की, कुछ एसआईपी स्टार्ट करने की, तो वो अक्सर ये बोलते हैं कि यार कुछ बचता ही नहीं, इन्वेस्टमेंट, निशा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट तो करना है लेकिन कुछ बचता ही नहीं। या अगर किसी का हमारे साथ कोई इन्वेस्टमेंट चल रहा है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन गोल प्लानिंग करना तो चाहते हैं। उन्होंने हमारे प्रीवियस सेशन सुने, उनको लगा यस बात तो सही कर रहे हैं, हमें गोल प्लानिंग करनी चाहिए, हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। हमारे लाइफ में जैसे हम कहते हैं कि अगर हम एक 75 एज की एवरेज लाइफ पकड़ें तो पहले 25 साल तो हम कुछ नहीं कमाते, हम अपना मतलब शिशु अवस्था में होते हैं, फिर एडोलेसेंट एज में होते हैं, पढ़ाई करते हैं। 25 टू अगर एक आजकल हर कोई जो है एक एवरेज मान लेते हैं 50 साल की एज में रिटायर होना चाहता है, तो 25 से 25 सालों में वो अपना 50 साल के लिए कमाता है, मतलब 25 से 50 साल प्लस आगे अगर 75 ईयर्स की एज माने तो रिटायरमेंट। तो 25 साल में वो 50 साल के लिए उसको कमाना है। लेकिन अक्सर हमें आंसर यही मिलता है कि निशा गोल प्लानिंग तो करनी है, आपने ठीक बताया कि 25 साल में हमें 50 साल के लिए कमाना है, लेकिन पैसा बचता ही नहीं।
तो अमृता, आप हमें यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि ये जो पैसा बचता ही नहीं वाली जो प्रॉब्लम है ना, इसको कैसे एड्रेस करा जाए? पैसा कैसे बचेगा? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है निशा जी, एंड इनफैक्ट आई वुड लाइक टू स्टेट अ कोटेशन बाय द वर्ल्ड फेमस इन्वेस्टर कॉल्ड वॉरेन बफेट। तो या बफेट जी को अगर आप देखेंगे तो इनका जो वेल्थ क्रिएशन था वो काफी उन्होंने नेटवर्क बनाया है, ऑलमोस्ट $100 बिलियन के आसपास बनाया है। लेकिन ये वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं है। वर्ल्ड के जो मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर है उनका नाम है जिम कॉलिंस, जिनकी जो पोर्टफोलियो की रिटर्न थी वो ऑलमोस्ट 66% पर एनम की थी, जबकि वॉरेन बुफेट जी का जो पोर्टफोलियो रिटर्न है इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 22-23%। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इन्वेस्टर ने बहुत रिटर्न्स बनाए, लेकिन दूसरे इन्वेस्टर जो वॉरेन बफेट जी ने काफी बड़ा वेल्थ कमाया, नेटवर्थ कमाया? वो इसलिए क्योंकि वो एक बहुत ही यंग एज से वो इन्वेस्ट करते थे, और उनका जो मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन हुआ इट इज बिकॉज ऑफ स्टेइंग इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन की लोग हमारे जो आज की विमेन की पॉपुलेशन है और विमेन की जनरेशन है वो काफी अच्छी जॉब्स करती है, काफी एजुकेटेड है, लेकिन उनको ये लगता है कि सेव कैसे किया जाए। तो वॉरेन बुफेट का मैं ही उदाहरण देना चाहूंगी कि उनका एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है कि डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। तो यहाँ पे मैं अपना कुछ डेटा शेयर करना चाहती हूँ, दैट इज व्हाई आई वुड लाइक टू शेयर माय शॉर्ट प्रेजेंटेशन। तो प्लीज लेट मी नो निशा की इफ इट इज विजिबल, या and प्लीज। I will share my screen. Just 1 second, please. So I hope my screen is visible. या इट इज। Yeah. तो ये क्वेश्चन जो आपने कहा, आपने आपने मुझसे पूछा, एक काफी वैलिड क्वेश्चन है। तो यूजुअली ऐसा लगता है कि इनकम से काफी एक्सपेंसेस हो जाते हैं, और एक्सपेंस को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी हमारी सेविंग्स होती है। लेकिन अगर हम वॉरेन बफेट जी का जो इनपुट है या जो आइडिया उन्होंने दिया है उसको अगर फॉलो करें तो पहले हमको सेव करना चाहिए, और उसके बाद इनकम माइनस सेविंग से जो बचता है वो हमारा एक्सपेंस होना चाहिए। तो वी हैव टू रिवर्स इट। और जैसे कि उनका कोटेशन है, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। अब क्या होता है कि क्योंकि हमारी जो एक न्यू फाउंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, हम जाएंगे मिंत्रा के ऐप में या नायका के ऐप में, और हम रैंडमली ये कॉस्मेटिक, वो लिपस्टिक, ये नया सा ड्रेस, वो नई सी पर्स हम खरीद लेते हैं। और देयर इज ऑल्सो लॉट ऑफ पीयर प्रेशर की, कहते हैं ना, लिविंग अप टू द जोनासिस सिंड्रोम। तो लिविंग अप टू द जोनासिस सिंड्रोम का मतलब है कि हमें दिखाना है लोगों को कि हमारे पास काफी पैसा है, काफी वेल्थ है, सब कुछ है, और इसके चक्कर में हम बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करने लगते हैं। तो एक चीज मैं पूछना चाहूंगी यहाँ पे, मान लीजिए कि आप एक कोई शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं और आपने वहां पे बहुत अच्छा सा, सुंदर सा, स्वांकी सा रोल्स रॉयस की गाड़ी देखी। तो क्या आप उस गाड़ी को ऑब्जर्व करते हैं या गाड़ी के ओनर को ऑब्जर्व करते हैं? आपकी थिंकिंग क्या रहती है कि वाओ, इस ओनर के पास इतना अच्छा सा गाड़ी है, या आपकी थिंकिंग ये रहती है कि काश मेरे पास ये गाड़ी होता? So what is your thinking? That whether that I should have that car, or wow, the owner is having that car? आई थिंक इस इधर मिक्स्ड रिप्लाईज आ सकते हैं। वैसे Hmm. मैक्सिमम तो का ध्यान तो सिर्फ कार तक ही जाता है कि मेरे So पास most ये गाड़ी होनी चाहिए, कितनी अच्छी गाड़ी है। एब्सोल्युटली निशा, तो मोस्ट ऑफ द पीपल की जो थिंकिंग है वो यही है कि काश मेरे पास ये गाड़ी होती, या काश मैं इस गाड़ी को मे बी 5 years 10 years, जब तकदीर की टोपी हमारे पास आएगी तो हमारी भी ये गाड़ी होगी। चलो हम वैष्णो देवी विजिट कर लेते हैं, वहां से माता रानी का प्रेयर्स लेके हमको एक बहुत ही गुड लक मिलेगा, काफी पैसा मिलेगा। हम जो होते हैं वो गाड़ी के ओनर के बारे में कम सोचते हैं, गाड़ी के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, कि हमें लगता है कि हमें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, लुई विटॉन का पर्स होना चाहिए, हमको अच्छी फाउंडेशन लगानी चाहिए, अच्छी मेकअप करनी चाहिए, ये सब कुछ करनी चाहिए। लेकिन आप जब एक्स्ट्रा वेजेंट हो जाते हो, एक्स्ट्रा स्पेंड करते हो, इसलिए क्योंकि आपको सोशल अप्रूवल की जरूरत होती है, आपको सोशल एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है, बट द रियलिटी इज दैट पीपल डोंट केयर।
तो पीपल, लॉट ऑफ पीपल, वो आपकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, उनको ये लग रहा है कि काश आपका चीज उनके पास होता। तो ये जो लिविंग अप टू द जोनास सिंड्रोम है कि नहीं, हमें हमें दिखाना है कि इतना पैसा हमारे पास होना चाहिए, या एक इम्पल्सिव लिविंग अप टू द जोनास सिंड्रोम ना भी हो तो एक इम्पल्सिव थिंग कि चलो हमारे पास तो बहुत पैसा है, अभी हम अमेजोन से शॉपिंग कर लेते हैं, मिंत्रा से शॉपिंग कर लेते हैं, नाइका से शॉपिंग कर लेते हैं, ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं, उससे बहुत ज्यादा अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो जाती है। तो हमें एक अगर हमें सेविंग करना है, और सेविंग इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। यहाँ पे भी मैं अपना पर्सनल उदाहरण देना चाहूंगी। आई स्टार्टेड माय करियर इन 2002, और 2002 टू 2000 दिसंबर 2007 को गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया माना जाता है। इंडिया शाइनिंग पीरियड था। ना केवल हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही थी, अपनी स्टॉक मार्केट्स भी बहुत अच्छा कर रही थी। तो उस जमाने में आपको आप अपना करियर स्टार्ट करोगे तो आपको सब कुछ रोजी, बड़ा बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही ग्लोरिफाइड लगेगा। और उस टाइम पे जब आई वाज सिंगल एंड आई वाज अर्निंग मनी, आई वाज नॉट थिंकिंग अबाउट सेविंग। फिर शादी हुई, फिर आई बिकेम अ मदर, एंड मदरहुड actually taught me a lot, and I actually started saving after my child was born. एंड माई ओनली रिग्रेट इज कि तब जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, और जब ये लगा कि नहीं, मुझे भी, आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर माई चाइल्ड्स करियर, फॉर माई चाइल्ड्स वेलबींग, और जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे शोल्डर्स पे आई, तब मेरा ओनली रिग्रेट था कि मैंने 2002 से क्यों नहीं सेविंग करना शुरू किया। व्हाई डिड आई स्टार्ट आफ्टर माई चाइल्ड वाज बोर्न, व्हिच वाज इन 2007। तो पॉइंट इज कि आप लाइफ में कभी रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए। आपको एटलीस्ट टू बिगिन विद कुछ परसेंटेज सेव करना चाहिए। तो पहली जो रैंडम हमारी इम्पल्सिव शॉपिंग हैबिट्स होती है, उसको हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखना चाहिए। हम जाते हैं, से फॉर एग्जांपल नाइका की ऐप, वहां पे हमें कोई अच्छी सी एक लिपस्टिक दिख गई, फाउंडेशन दिख गया, इट्स बेटर टू पुट देम इन विश लिस्ट रादर देन पुटिंग इट इन द कार्ट, क्योंकि कार्ट में डालोगे तो आपको Absolutely. नोटिफिकेशंस मिलने आ जाएंगे, फिर लगेगा अरे खरीद ही लेते हैं, अरे अच्छा डिस्काउंट है, अरे इसके साथ कुछ फ्री गिफ्ट भी मिल रहा है, एक कोई फ्री लिप बाम भी मिल रहा है, तो उसको भी खरीद लेते हैं। तो इसको विश लिस्ट में डाल दीजिए, एटलीस्ट कार्ट में मत डालिए। और अगर पूछा जाए तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, रादर देन आई टेलिंग कि ये परसेंटेज, वो परसेंटेज वगैरह वगैरह, एक सिंपल सा सेविंग का रूल है, बजटिंग का रूल आप कह सकते हो, जिसे कहते हैं 50-30-20 रूल। तो 50-30-20 रूल बेसिकली 50%, 30%, 20%। तो इट इज लिंक्ड टू योर नीड, वांट्स एंड सेविंग्स। हमारी जरूरत जो नीड है, हमारी जो चाहत है वो वांट्स है, और हम कितना सेव कर सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कितना परसेंटेज जो है एक्सपेंडिचर, मान लीजिए कि आपकी 100 रुपए की सैलरी है, जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि 100 रुपीज, बिकॉज इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। 100 रुपीज की सैलरी है, उसमें से आपके जो नेसेसरी एक्सपेंसेस होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 50%, 30%, 20%, कौन सा नंबर होना चाहिए? और हमारे जो I'm requesting participants to please respond. जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा आपको। इट्स यू कैन ड्रॉप इन द चैट बॉक्स। तो आई थिंक अमृता, जनरली जरूरतें आई थिंक 50-40-50% होता है हमारी सैलरी का। जी जरूरतें मतलब जिसको हम ये ग्रोसरी और स्कूल फी बच्चों की, और रेंटल, ये सब जो फिक्स हमारे खर्चे हैं। जी। तो आई थिंक निशा, थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्स। और ये ये कोई साइंटिफिक या रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक बेसिक थंब रूल माना जाता है कि कुछ ऐसी एक्सपेंसेस होती है हम उनसे बच नहीं सकते। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, ग्रोसरीज खरीदने हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस होते हैं, आपको मेड सर्वेंट का फी देना है, मेंटेनेंस फी देना है, ये सारी जो एक्सपेंसेस होती है वो आती है। और जो 50% ऑफ हमारा जो इनकम होता है वो इन नेसेसरी एक्सपेंसेस, नॉन अवॉइडेबल एक्सपेंसेस की प्रति जाती है, जिसको कहते हैं नीड्स। कुछ होते हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम तो रोबोट्स नहीं है, हम कोई एल्गोरिथम नहीं है, हम कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। तो क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स है तो हमारी चाहते होती है कि अच्छी सी एक आईफोन खरीद ले, आईपॉड्स खरीद ले, यहाँ पे अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लें। तो ये हमारी वांट्स होती है। तो जो हमारी चाहते होती है उस पे हम 30% स्पेंड कर आप कर सकते हैं। मैक्सिमम 30% आप एक लिमिट रख सकते हैं कि 30% ऑफ माई एक्सपेंस विल बी टुवर्ड्स व्हाट्स।
तो 100 रुपीज में से 50 रुपीज जो है वो नेसेसरी एक्सपेंसेस की तरह डाइवर्ट हो गई, मतलब आप इनको अवॉइड ही नहीं कर सकते। 30% जो है वो आपकी चाहतों के प्रति चली गई, जो आप अगेन, ये हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम सोशल एनिमल्स हैं, हमारी हमको भी थोड़ा बहुत इमोशनल वेंटिंग चाहिए, रिटेल थेरेपी चाहिए, तो वहां पे ये पैसा स्पेंड हो गया। लेकिन मिनिमम 20% जो है वो वी हैव टू एंडेवर टू सेव टू स्टार्ट विथ। अगर आप बड़ी एक सेविंग का टारगेट रखेंगे कि 50% ऑफ माई सैलरी आई एम गोइंग टू सेव, वो कभी नहीं हो सकता है। जैसे कि आप अगर चाहते हैं कि वेट लूज करना है, आपको वेट लॉस प्रोग्राम में आप जाना चाहते हैं या वेट को लूज करना चाहते हैं, तो वो रैंडम डाइट, योयो डाइट्स और एक्सट्रीम एक्सरसाइज से नहीं होगा, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से होगा। इफ यू आर फर्स्ट थिंग कि आप फर्स्ट फ्यू डेज आप 30 मिनट्स वॉक करिए, थोड़ा सा डाइट को कंट्रोल करिए, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से ही आप अपने हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। सिमिलरली डोंट हैव अ वेरी, आई वुड सजेस्ट कि डोंट हैव अ वेरी बिग सेविंग्स टारगेट कि 50, 60, 70% ऑफ माई इनकम आई हैव टू सेव, बट एटलीस्ट स्टार्ट विद 20% या मिनिमम 20% की सेविंग्स होनी चाहिए। तो 50, 30, 20 का मतलब है कि 20% आपको टारगेट करना चाहिए कि हमारे इनकम, अगर हमारी 1 लाख रुपीज की इनकम है, 20,000 रुपए की क्या हम एवरी मंथ सेव कर सकते हैं। तो जो बाकी आपका ऑब्वियसली 80,000 बचा, उसमें से तो 50,000 वैसे ही जा रहा है टुवर्ड्स नॉन नेगोशिएबल मैंडेटरी एक्सपेंसेस। आप यू कैन नॉट कंट्रोल देम, इट इज देयर एंड यू हैव टू फेस इट। एंड जो रिमेनिंग पैसा है वो आप अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए स्पेंड कर सकते हैं। तो इट इज अबाउट मेंटल डिसिप्लिन। जैसे कि हमें मेडिटेशन करना है, वी हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग। अगर हम ये डिसाइड करें कि हमें 4 घंटे बरगद के पेड़ के पीछे मेडिटेशन करना है, वो नहीं होगा। आप 5 मिनट्स मेडिटेशन करिए, तभी आपका माइंडफुलनेस डेवलप होगा, फोकस डेवलप होगा। सिमिलरली स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट विद स्टडी। पर एक टारगेट बनाएंगे, अपनी इम्पल्सिव हैबिट्स को अगर कंट्रोल करेंगे, तभी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स जो है हमारी कम हो जाएगी, और वो जो पैसा है वो सेविंग्स के प्रति और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के प्रति चैनलाइज हो सकता आई थिंक ये जो रूल आपने दिखाया है काफी रियलिस्टिक भी है, बिकॉज जैसे जनरली मुझे लगा कि यस 50% हमारा जो है वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस में जाता है, जैसा आपने कहा कि ये तो फिक्स्ड है, इनको हम कट शॉर्ट नहीं कर सकते। है। जी एंड 30% इज अ गुड अमाउंट फॉर आवर वांट्स, राइट, कि जो हम चाहते हैं। हमने बोला कि हमें थोड़ा ट्रेवल भी करना है, हमें रेस्टोरेंट में जाके खाना भी है, तो वो सब आई थिंक 30% इज अ डिसेंट अमाउंट। और जो हम कह रहे हैं कि 20% हमें मिनिमम करना ही करना चाहिए सेविंग्स के लिए। जी बट जनरली जैसा मैंने जो देखा गया है, मतलब हमारी जनरेशन या जो नेक्स्ट जनरेशन है, अभी जो आपने दिखाया, उनका जनरली फॉर्मूला ये होता है अर्निंग माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग। अर्निंग्स हैं, उसके बाद सारे एक्सपेंडिचर करेंगे, उसके बाद जो बच कुछ गया, या जैसा मैंने हाँ बोला जी कि वो तो बचता ही नहीं, बचाएं कैसे, उसके बाद वो सेविंग की जाती है। तो बट आपने कहा कि यस, हमें इस बजट को थोड़ा सा हम फॉलो करें, इस रूल को, कि एटलीस्ट टू स्टार्ट विथ 20% तो हम अलग से रख दें। उसके बाद हम देखें, अगर जो भी हमें 30% में, ये एक अच्छा वो है कि 30% में हमें जो भी हमारी वांट्स हैं उनको फुलफिल करना आना चाहिए। करेक्ट। तो यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि देखिए, लाइफ को आप बारबेल, जैसे हम जाते हैं ना डंबल बिल, अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं और आपने वेट लिफ्टर्स या को देखा है वो डंबल्स यूज करते हैं, तो डंबल में वेट्स जो होती है वो एंड में होती है। तो लाइफ में ना, जैसे जैसे हमको स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है कि मॉडरेशन एंड नॉन एक्सेसिवनेस, देर आर गुड डेज, देर आर बैड डेज, ना एक्सेसिव इमोशंस दिखाना है, ना एक्सेसिव एक्सपेंडिचर्स करने। लाइफ जो है वो बैलेंस्ड तरीके से होना चाहिए। तो बारबेल या डंबल का मतलब ये है कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए कि हाँ, हमारी हमारी हम बहुत एजुकेटेड है, हमें अच्छा सैलरी इंक्रीमेंट और मिलेगा और बोनस मिलेगा, हम अपने करियर में और प्रोग्रेस करेंगे। ये ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव माइंडसेट रखनी चाहिए। लेकिन लाइफ में यू हैव टू बी अलर्ट ऑल्सो कि ये जो पॉजिटिव जो चीजें हैं वो हमेशा नहीं रहने वाली है। लाइफ इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इट इज ग्रे। तो वी हैव टू लर्न टू थ्राइव इन दैट ग्रे जोन कि हमेशा हर चीज ऊपर नहीं होने वाली। इट इज लाइक अ वेव। हमें अच्छा एक समय आएगा, बुरा समय आएगा, तो बुरे समय के लिए आपको अलर्ट रहना चाहिए। और अलर्ट रहने के लिए अगर आप 20% सेव करेंगे तो ये आपकी किटी बनेगी। जैसे कोविड के समय में हमने देखा था, कोविड आने से पहले वाज कंसिडर्ड टू बी अ वुहान वायरस। फिर और वन फाइन डे WHO ने डिक्लेयर किया कि ये वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक है।
एंड विद इन नो टाइम फरवरी मार्च में हमारी जो सेंसेक्स एंड निफ्टी है, हमारी जो स्टॉक मार्केट है, इट फेल बाय व्हाट 37-40%। उसके बाद वर्क फ्रॉम होम, हमने ये देखा नहीं था, हमें लगता था कि वर्किंग का मतलब है अपना स्कूटर निकाला या गाड़ी निकाला बाहर और जाए। ऑफिस गए, बाहर गए। और ये पूरा वर्क फ्रॉम होम को मतलब एडजस्ट करना ही बड़ी चीजें थी, बहुत बड़ी चीज थी। और हमें पता नहीं था जूम कैसे यूज करते हैं। आज तो हर कोई जानता है जूम को कैसे यूज किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को कैसे यूज किया जाता है। उस जमाने में हम जानते ही नहीं थे। और कितनी सारी जॉब लॉसेस हुई थी, कितने लोगों की सैलरी कट हुई थी, पे कट्स, जॉब लॉस एक्सेट्रा। तो इस टाइप के जो अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स होते हैं उसको ब्लैक स्वान कहा जाता है। तो स्वान का मतलब क्या है? हंस। और हंस का कलर क्या होता है? व्हाइट होता है। ब्लैक स्वान एक बहुत अच्छी किताब है जिसे नसीब निकोलस तलेब ने लिखी थी एंड लिखा है। तो वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे माना जाता है कि हंस जो होता है व्हाइट होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आपको हंस मिलेंगे जो ब्लैक होते हैं। इसका मतलब है कि ऐसी अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स होती है लाइफ में जो आप फोरकास्ट ही नहीं कर सकते हैं। ना नोस्ट्राडामस कर सकता है, ना कोई एस्ट्रोलॉजर कर सकता है, ना आपका गट फीलिंग या इंट्यूशन कर सकता है। तो इसके लिए जब आप सेविंग करेंगे, आपका कॉर्पस में होगा, तो इससे क्या होगा कि जो भी दुविधाएं आएंगी, जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आएंगी, उसको आप अच्छी तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। आई होप दैट क्लैरिफाइज निशा। या थैंक यू सो मच। सो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी कि जैसे आपने बोला कि हमें सेविंग्स करनी चाहिए, तो क्या सेविंग्स और एक टर्म हमने सुनी है इन्वेस्टमेंट्स देन, तो जी क्या सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के बीच में कुछ डिफरेंस है या दोनों एक ही बातें होती हैं? नहीं, तो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, तो देखिए सेविंग क्या होता है कि हम अपना पैसा लॉकर में भी डाल सकते हैं, हम अपना पैसा जो है सूटकेस में भी सेव कर सकते हैं, हम अपना पैसा ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में डाल सकते हैं जो 4-5% का रिटर्न दे। लेकिन उसको कहते हैं सेविंग। लेकिन सेविंग से क्या वो वेल्थ मिलती है? क्योंकि ये जानना अनिवार्य है कि एक चीज जो कांस्टेंट है, इट इज बेसिकली इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन जो है, प्राइस राइज हमेशा होती है। लाइक आप दिल्ली का ही एग्जांपल ले लीजिए कि 2020 में द प्राइस ऑफ पेट्रोल वुड हैव बीन 69-70 रुपीज। आज उसकी जो वैल्यू है वो 95 रुपीज के ऊपर है। तो दैट इटसेल्फ इज अ 12% काइंड ऑफ अ इन्फ्लेशन। तो आप अगर आप सेव कर रहे हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या ये जो सेविंग रेट है ये इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है कि नहीं। दूसरी चीज है कि क्या मुझे जो पैसा मिल रहा है वो कंपाउंड कर रहा है कि नहीं। तो दो चीजें होती है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको जो ब्याज है वो प्रिंसिपल पर मिलता है। तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन, तो उससे आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं आप जस्ट गिव मी अ मोमेंट। So Nisha, let me know if my screen is visible. या इट इज विजिबल। सो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि मान लीजिए कि एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो हाइपोथेटिकली 10% की इंटरेस्ट दे रही है, और आपने उसमें उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया। तो 10% मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख, आपको 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर जो आपको 10% का मतलब इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करना है, आप वही ओरिजिनल 1 लाख रुपीस में कैलकुलेट करते हैं। तो सेकेंड ईयर भी 10% ऑफ 1 लाख 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला। तो हर साल आपको इंटरेस्ट जो है वो आपके ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट में मिल रहा है। तो आपको जो टोटल ब्याज मिला है, इट इज अराउंड 50,000 रुपीज। So and after 5 years you got your 1 lakh rupees back. So the total value that plus R into M. तो FV stands for future value, PV stands for present value, R मतलब rate of return multiplied by N है, मतलब rate of 1 lakh multiplied by 1 plus 10% into N। और आप जब ये करते हैं तो आपकी जो फ्यूचर वैल्यू निकल के आती है वो है 1,50,000। तो ये जो चीज है कि R into N या R to the power N, ये
एन जो है जिसको टाइम पीरियड कहते हैं, इसका जो प्लेसमेंट है, क्या वो मल्टीप्लिकेशन है या क्या वो टू द पावर है एन है, इट कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस टुवर्ड्स योर वेल्थ क्रिएशन. सो व्हाट इफ इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? सो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो आपको ब्याज मिलता है, it is not just on the original principal amount, it is also the next interest is basically principal amount plus the earlier interest amount. Say for example 1 lakh rupees आपने invest किया, उस पे आपको 10% rate of return मिला, interest मिला, तो 1 lakh into 10,000 you know is 1 lakh into 10% you know is 10,000. Next year आपका एक नया principal base हो जाता है, which is 1 lakh plus 10,000. आपका एक new principal base बन जाता है. तो 1,10,000 पे जब आप 10% निकालते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट अमाउंट मिलता है वो 11,000 रुपीज है. थर्ड ईयर पे आपका जो बेस होता है जिसपे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, इट इज नो लॉन्गर 1,10,000, इट इज 1,10,000 प्लस 11,000, 1,21,000. तो आप देख सकते हैं कि जो आपको टोटल इंटरेस्ट मिला है इट इज रफली अराउंड 61,000 ऑड. तो इसका मतलब है कि 11,000 रुपीज इज बिग अमाउंट. एंड अगर आपने ज्यादा पैसा डाला होता तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिला होता. तो आप यहाँ पे फॉर्मूला याद रहे या ना रहे, लेकिन ये समझिए कि फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू, एफवी विच इज फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू पीवी विच इज प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर. आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न. यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय एन नहीं है, टू द पावर एन है. एन का मतलब है टाइम पीरियड. तो इससे क्या होता है कि देखिए ये जो होता है टू द पावर एन, इसने इट हैज रिजल्टेड इन क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ वेल्थ. तो यू हैव टू डिसाइड कि क्या मुझे सेव करना है. अगर सेव करना है तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में करिए जो आपको इन्फ्लेशन से सुरक्षित रखे. हम कहते हैं ना कि हमने वैक्सीनेशन ली, हम कोविड मुक्त होना चाहते हैं, तो क्या आप इन्फ्लेशन मुक्त हो सकते हैं? क्या आप ऐसी वैक्सीनेशन कर सकते हैं जो आपको प्राइस राइज से सुरक्षित रखे? उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करिए जो आपको कंपाउंडेड रिटर्न दे, जो रिटर्न दे रही है वो इन्फ्लेशन को बीट करे. वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो कि देखिए आपका टाइम फ्रेम क्या है. अगर आपका टाइम फ्रेम 1 ईयर है, आप इक्विटी में डाल रहे हैं, तो इक्विटी एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्रोडक्ट है, तो ये 1 ईयर टाइम फ्रेम के लिए सुटेबल नहीं है. लेकिन अगर आपका टाइम फ्रेम 10 साल का है या 7 साल का है, आप आफ्टर 5 years 10 years 7 years एक ऐसे आपने गोल बनाई है या आपका एक ऐसा ड्रीम है या डिजायर है कि आप कुछ ऐसा कॉर्पस क्रिएट करें ताकि आप एक घर खरीद ले या गाड़ी खरीद ले या बच्चों की हायर एजुकेशन कॉलेज फीस आप भर सकते हैं. अगर आपकी लॉन्ग टर्म गोल्स हैं तो वहां पे आप एक ऐसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसकी ट्रैक रिकॉर्ड रही है कि वो काफी रिटर्न जनरेट करती है, बट शॉर्ट टर्म में वो वॉलेटाइल रहती है. तो मेरा मतलब ये है कि इन्वेस्टिंग का मतलब है कि पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स को समझिए, टाइम फ्रेम को समझिए, आपकी रिस्क एपिटाइट को समझिए, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी कैन गेट विक्टिम्स ऑफ इम्पल्सिव थिंकिंग, इम्पल्सिव एक्शंस, पीयर प्रेशर, यूफोरिया, फियर ऑफ मिसिंग आउट. ये सारी सिंड्रोम्स के हम विक्टिम्स हो सकते हैं. और अगर हम इन सिंड्रोम्स के विक्टिम्स हुए तो हमारी जो फाइनेंशियल डिसीजंस होती है वो इट मे नॉट बी प्रॉपर एंड एप्ट. तो इसलिए हमें अपनी रिस्क एपिटाइट को समझना जरूरी है. एक फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल कोच की सहायता लेनी चाहिए और फाइनेंशियल एडवाइजर और कोच की सहायता के माध्यम से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए. इन्वेस्ट ऐसा करना चाहिए ताकि जो हमारा वेल्थ क्रिएट करे वो प्राइस राइज को का सामना करे और हमको अफोर्डेबिलिटी दे, हमको एक ऐसा फाइनेंशियल आत्मनिर्भरता दे कि हम फ्यूचर की जो भी एक्सपेंसेस है उसको अच्छे से डील कर सकें. आई होप दैट क्लैरिफाइज निशा. या थैंक यू सो मच. तो इसमें जैसे आपने कहा अमृता जी कि हमें समझाया कि हमें सेविंग्स से इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव करना चाहिए, राइट जी. तो जैसा हम सभी मानते हैं कि जैसे हम थोड़ा सा विमेन के लिए सेशन कर रहे हैं, दो इट इज जनरल टॉपिक है, बट स्टिल हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो विमेन इस को सुने ताकि उनको इसका फायदा हो. तो विमेन जो हमने देखा है हमारे भारत में बहुत अच्छी सेवर्स होती हैं. स्टार्टिंग से विमेन जो है वो हमेशा सेविंग्स बहुत अच्छी करती हैं कि जैसे हमने जी. दादी नानी सभी ने देखा है
कि वो कैसे दाल के डब्बे में या इधर उधर गांठ मार के बेड के अंदर पैसे वो करती थी, तो उन सबको हम सेविंग्स कहते हैं, राइट। जी तो जी अब हम यही अपने पार्टिसिपेंट से, व्यूअर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सेविंग तो हम सब ऑलरेडी करते हैं, सदियों से करते आए हैं, तो हमें सेविंग से इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव करना है। जी। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसा हमें सेविंग से इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है, तो आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टमेंट की सही एज क्या होनी चाहिए, कब हमें शुरू करना चाहिए इन्वेस्टमेंट? सो द बेस्ट एज इज नाउ। इन्वेस्टमेंट की कोई सही एज नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट जैसे कबीर दास जी का कहना है कि काल करे सो आज कर, आज करे तो सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। सो द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज नाउ। और क्योंकि जितना आपको लगेगा कि अभी तो मैं जवान हूँ, बाद में देखेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, तो उससे क्या होगा कि इट्स लाइक एक रनिंग रेस हो जाता है। आपको ज्यादा पैसा फिर से सेव करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा। फिर आपका जो कॉर्पस बनेगा हो सकता है कि वो इनफ नहीं हो कि आपकी फ्यूचर की जरूरतें को टेक केयर कर सके। तो अगेन यहाँ पे आई हैव डन सम कैलकुलेशंस, निशा, एंड आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू एंड टू द या बेनिफिट ऑफ प्लीज। द ऑडियंस। क्योंकि इसको ना कभी कभार हमें नंबर्स और कैलकुलेशन से, हालांकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत से लोग दूर भागते हैं, लेकिन ऐसा भी सब्जेक्ट है जिससे हम काफी पिक्चराइजेशन और विजुअलाइजेशन देती है, और उससे हमारी जो समझ है वो बेटर हो जाती है। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि आकांक्षा एंड ईशा का एग्जांपल देना चाहूंगी कि मान लीजिए कि दोनों की एज जो है वो है 25 years। आकांक्षा जो है वो आज से इन्वेस्ट कर रही है एंड 5,000 रुपए पर मंथ डाल रही है। ईशा जो है वो सोचती है यार आई एम सो यंग, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अभी तो फुल बाद में कीजिए। देखेंगे, यू लिव ओनली वंस, लेट्स एंजॉय, या चलते हैं हाँ, वियतनाम, यूएस, यूरोप, ये वो करके शी प्रोकेस्टिनेट्स। 10 साल बाद वो इन्वेस्ट करती है, लेकिन वो आकांक्षा से डबल इन्वेस्ट करती है। तो आप देख सकते हैं ईशा जो मंथली इन्वेस्ट कर रही है वो 10,000 रुपए कर रही है, आकांक्षा ने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया है। वही वॉरेन बफेट वाली कहानी, जिम कॉलिंस वाली कहानी यहाँ पे आ जाती है। दोनों का रेट ऑफ रिटर्न जो है वो सेम है और कंपाउंडेड है। तो आप देखिए कि ईशा ने एंड ऑफ द डे, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा निशा जी की सेविंग और इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है। और इससे भी हमें हमारी जो क्लैरिटी है वो काफी बेटर हो जाती है कि आप देख सकते हैं ईशा ने जो पैसा डाला, इन्वेस्ट किया, सेव किया, इट इज 30 lakhs, 9 lakhs मोर देन आकांक्षा। But how is it कि आकांक्षा created more wealth? आकांक्षा actually created, अगर आकांक्षा ने regularly save किया 5,000 rupees per month from the age of 25 till 60, she created a wealth of literally 2 crores, 1.89 crores. Isha saved twice of Akansha, but she started at 35 years, not at 25 years. She saved more, 9 lakh rupees more, 30 lakh she saved. बट 30 लाख की जो वैल्यू है वो 1.32 करोड़ के आसपास है। हाउ इज इट कि आकांक्षा हैज क्रिएटेड मोर वेल्थ, 43% ग्रेटर वेल्थ? ऐसा कैसे हो सकता है? एंड जो वेल्थ आकांक्षा ने क्रिएट किया, ऑब्वियसली इट इज गिविंग हर मोर परचेजिंग पावर, इट इज गिविंग हर लिटरली द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जिसको कहते हैं आज का जो आपका थीम है, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। शी हैज 40-50 लाख रुपीज मोर, उससे वो कुछ और कर सकती है, उससे वो अपने प्रॉबेबली एक डिग्री ले सकती है, कुछ भी कर सकती है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो पढ़ाई लिखाई है वो सिर्फ 25 साल में समाप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एट दिस एज एक्चुअली डिड माई CFA लेवल 1। तो हो सकता है कि आकांक्षा जो है वो कुछ और कोर्स कर ले, कुछ और कहीं पे और इन्वेस्ट कर ले, तो उसकी परचेजिंग पावर बेटर है। पर माय क्वेश्चन इज कि ऐसा कैसा है कि आकांक्षा की सेविंग ईशा से कम है लेकिन आकांक्षा की वेल्थ ईशा से ज्यादा है? हाउ इज इट पॉसिबल? एनी आइडिया हाउ इज इट पॉसिबल? या आई वुड रिक्वेस्ट पार्टिसिपेंट्स टू रिस्पॉन्ड अगर आपको समझ में आ रहा है तो। जैसा अमृता जी ने क्वेश्चन करा कि ईशा ने पैसे ज्यादा लगाए हैं बट स्टिल उसका कॉर्पस जो है वो कम कैसे है? अमृता जी देखिए, यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो है अच्छा
कॉर्पस बनाने का जो एक मंत्रा है वो ये है कि कहा जाता है ना, जितना लंबा समय दो उतना आपका पैसा जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि उसमें टाइम कंपाउंडिंग, जैसे हमारे पास और नीचे रिप्लाईज आ रहे हैं जी, कि टाइम कंपाउंडिंग और टाइम बेनिफिट पीरियड, ऑफ तो आई थिंक कंपाउंडिंग, यस यस, दे आर अंडरस्टैंडिंग इट करेक्टली, आई एम कि ग्लैड। जितना लंबा समय दिया है उस समय का ही, जो हम कहते हैं टाइम कंपाउंडिंग इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, तो उसी का रिजल्ट हमें दिख रहा है। जी, so you are right. I think thank you, Avni. Thank you, Neha, for your wonderful inputs, and that is making the program a lot more interactive. So simple सी चीज है कि how is it Isha has saved more, but Akansha has created more wealth? The simple reason is कि Akansha started at the age of 25. So she had 35 years. 35 years regularly 5,000 रुपए invest कर रही है, and that wealth, that saving and for this longer time frame, right, actually led to higher wealth creation. So is regularly investing for 35 years, that 10 years extra time period of investing actually led to better compounding effect and better wealth creation. So निशा जी, आपका जो क्वेश्चन है कि कब स्टार्ट किया जाए, जैसे कि कहा कि आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग इज टुडे, नाउ, दिस मिनट, दिस टाइम। ओके, थैंक यू सो मच। यस, कि मतलब आज से जब भी आपके माइंड में ये आए कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, हमें तभी से, हम भी अपने क्लाइंट्स को जनरली यही कहते हैं कि आप ये मत देखो कि कि मुझे टारगेट करो कि मुझे 20,000 की एसआईपी स्टार्ट करनी है। नहीं, आप 2,000 की एसआईपी से स्टार्ट करो और उसको धीरे धीरे बढ़ाओ, बट स्टार्ट आज से करो। अब जैसे मैं जनरली 9 बजे उठती हूँ और मेरा हमेशा रहता है कि मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊं। अब तो छोटे बच्चे हैं, आई हैव 1 ईयर ट्विंस, तो थोड़ा सा मॉर्निंग में उनके साथ बिजी रहता है, बट अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि जो 9 बजे उठता है और सोचता है कि मुझे मॉर्निंग वॉक जाना है, टारगेट करना है, तो अगर मैं 9 से 8 बजे का करूं तो शायद वो कुछ पॉसिबल होगा कि पहले 8 बजे उठो, फिर 1 महीना देखो, फिर 7 बजे उठो, फिर उसको 6 बजे करो धीरे धीरे, तो शायद वो पॉसिबल है। बट अगर मैं सोचूं कि नहीं, मैं 9 बजे उठती हूँ और मैं प्लान बनाती हूँ कि मैं 5 बजे उठूंगी, तो शायद वो एम जो है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने बहुत बड़ा एम ले लिया। तो अगर हम स्टार्टिंग से करेंगे कि इन्वेस्टिंग का मतलब तो बड़ा पैसा लगाना होता है, तो आई थिंक हमारा गोल कभी अचीव नहीं हो पाएगा। जब से हमारे माइंड में आ जाए, जब हमें पता लगे, हमें तब से स्टार्ट करना चाहिए। और किसी भी वैल्यू से 1000 एसआईपी, 2000 एसआईपी, किसी भी वैल्यू से स्टार्ट करो, और जितना लंबे समय तक हम बने रहेंगे, आई थिंक वो एज जो हमारा टाइम कंपाउंडिंग है उसका बेनिफिट हमें मिलेगा, और वो मैजिक किटी जो है वो हमारी कॉर्पस क्रिएट होगा। यस, ओके, सो अमृता जी, मैं नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जब भी वेल्थ क्रिएशन की बात आती है, जैसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम इनकम से, हम सभी कमाते हैं, हमें इनकम से अपना पैसा कैसे बनाना है, वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है। तो जब भी वेल्थ क्रिएशन की बात आती है तो ये काफी कहा जाता है कि हमें एसेट एलोकेशन करना चाहिए। काफी क्लाइंट्स भी हमसे पूछते हैं कि निशा, एसेट एलोकेशन क्या होता है, मतलब इसका क्या मतलब है कि वेल्थ क्रिएशन का एक मंत्र है कि हमें एसेट एलोकेशन करना चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको एक्सप्लेन करें कि हाउ इम्पोर्टेंट इज एसेट एलोकेशन और वो क्या होता है इन्वेस्टिंग में। आई थिंक वेरी गुड क्वेश्चन निशा, की व्हाट इज एसेट एलोकेशन, क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो एसेट एलोकेशन, आई वुड लाइक टू से कि क्या हम हमेशा बटर चिकन खा सकते हैं, या फॉर ब्रेकफास्ट लंच डिनर क्या हम सिर्फ नूडल्स खा सकते हैं। तो जस्ट लाइक अ गुड न्यूट्रिशियस डाइट शुड हैव डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स, राइट। और एक न्यूट्रिशियस डाइट को माना जाता है जिसमें प्रोटीन्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो, एक्सेट्रा। तो सिमिलरली जो आपकी फाइनेंशियल डाइट है वो केवल रियल एस्टेट या केवल गोल्ड या केवल एफडी से नहीं बन सकती है। आपको एक्सपोजर चाहिए टुवर्ड्स डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, टुवर्ड्स डिफरेंट एसेट क्लासेस।
तो ये हमारी धारणा रहती है कि हम सिर्फ गोल्ड खरीदेंगे, फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे, लेकिन आप देखिए उसमें मेकिंग चार्जेस होते हैं, उसमें वेस्टेजेस होते हैं, और हमको ये भी लगता है कि नहीं गोल्ड जो है एक शुभ एसेट क्लास है, तो हमें उसे बेचना नहीं चाहिए, इसको अशुभ माना जाता है। लेकिन इस टाइप की जो थिंकिंग होती है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जब भी आप कोई भी सेविंग डिसीजन ले या लिक्विडेशन के डिसीजन ले, वो एक लॉजिक पे होना चाहिए कि आपको इतना कैश फ्लो की जरूरत है, इसीलिए आप उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या एसेट क्लास से रिडीम कर रहे हैं या पैसा निकाल रहे हैं या विद्रॉ कर रहे हैं। तो एसेट एलोकेशन का मतलब है कि इट इज अ प्रोसेस of dividing your money into different asset classes and accepting the fact कि हर asset class, और asset class का मतलब है equity, debt, real estate, gold, और इसका and you are doing it because you are accepting the fact कि हर asset class की advantages होती है, disadvantages होती है। Example, equity जो asset class है उसे कहा जाता है the wealth creation asset class provided you give it a long term time frame। ये इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। आप देख सकते हैं फ्रॉम 2013 टिल नाउ इक्विटी मार्केट्स लिटरली बहुत सारी इवेंट्स हुई, कोविड हुआ, क्यूई टेपरिंग, पॉलिसी पैरालिसिस, डीमोनेटाइजेशन वगैरह वगैरह, बट इक्विटी मार्केट्स हैव गिवन 11% कंपाउंडिंग रिटर्न। अगर आपका ऑफिशियल इन्फ्लेशन नंबर 6% का है, 6%, 6.5% का है, तो डेफिनेटली इट हैज बीटन इन्फ्लेशन। तो ये है इक्विटी मार्केट की खासियत। लेकिन इक्विटी मार्केट जो है ये वन वे हाईवे नहीं है, इसमें फ्लक्चुएशंस होती है, तो वॉलेटिलिटी उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक है। तो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक वेल्थ क्रिएशन है ओवर द लॉन्ग टर्म, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है इट इज वॉलेटाइल। आप एफडी में पैसा डाल सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट जिसको फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास कहते हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि आपको रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है एंड द प्रिंसिपल अमाउंट यू गेट बैक। लेकिन उसमें उतनी क्षमता नहीं हो सकती है कि वो इन्फ्लेशन को बीट करे। इट माइट जस्ट अबाउट गिव यू इन्फ्लेशन अराउंड रिटर्न्स। और जब भी आप किसी बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में डालते हैं उसमें क्रेडिट रिस्क भी हो सकता है कि आपको पैसा ना मिले, डिफॉल्ट रिस्क हो सकता है। कैश में अगर आप डाल रहे हैं पैसा, पूरा पैसा सेविंग्स अकाउंट में आपने डाल दिया या कोई वॉलेट में आपने पैसा डाल दिया, तो उसमें आपको कोई इंटरेस्ट मिलता नहीं है, हालांकि आपको लिक्विडिटी मिल जाए लेकिन ज्यादा कुछ रिटर्न नहीं मिलता है। सिमिलरली आप अगर गोल्ड देखें, चाहे वो लिस्टेड गोल्ड देखें जैसे गोल्ड ईटीएफ्स हो गए या फिजिकल गोल्ड हो गया, फिजिकल गोल्ड में तो स्टोरेज चार्जेस होते हैं, वेस्टेज चार्ज, स्टोरेज करना पड़ता है, वेस्टेज चार्जेस होते हैं, मेकिंग चार्जेस होते हैं। अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हैं तो उसको आप आसानी से सेल नहीं कर सकते हैं, उसमें आई थिंक ये लगता है, जीएसटी लगता है, इमोशंस जुड़ा रहता है। तो why am I saying all of that कि हर एसेट क्लास की एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसीलिए आप क्या कर रहे हो, आप डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एसेट क्लास कर रहे हो। तो आप किसी एक एसेट क्लास में नहीं जुड़ रहे हैं और डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे कि मैं और निशा जब हम डिस्कस कर रहे थे तो निशा ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि शादी के महीने में ऑब्वियसली व्हेन यू आर गिफ्टिंग योर रिलेटिव्स एंड ऑल, आप 10-12 साड़ियां खरीदते हैं। क्या आप सारे साड़ियां जो है वो लाजपत नगर से खरीदते हैं? वो नहीं करते ना। आप कुछ साड़ी कनॉट प्लेस से खरीदते हैं, कुछ साड़ियां जो है लाजपत नगर से खरीदते हैं, कुछ साड़ियां जो है कहीं और से खरीदते हैं। तो आपको पता रहता है कि नहीं, हमें जो है सही प्राइस पॉइंट चाहिए और हम एक जगह से नहीं खरीदेंगे, हम डाइवर्सिफाई करेंगे हमारी बाइंग स्ट्रैटेजी। तो जब आपकी स्पेंडिंग स्ट्रैटेजी डाइवर्सिफाइड है तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्यों ना डाइवर्सिफाइड हो? तो ये हमें पता है, लेकिन हमें अपने आप को रिमाइंड करना होगा। जैसे हिरण जो है, डियर जो है, उसको पता नहीं है कि उसी के शरीर में मस्क, जिसको क्या, जो मस्क है, जो फ्रेग्रेंस होता है, कस्तूरी जिसे कहते हैं हिंदी में, वो एक हिरण के शरीर में उपलब्ध है। लेकिन हिरण जो है जो सुंदर सुगंध है वो उसको बाहर ढूंढता रहता है। तो कहा जाता है ना स्पिरिचुअलिटी में कि आत्मा जो है वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है। तो सिमिलरली आपको सब स्ट्रेटजीज पता है। जब आप स्पेंड करते हैं आपको पता है कि हमें बार्गेनिंग ऐसे करना है, हमें इस जगह से खरीदना है, उस जगह से खरीदना है, हमको इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो वही चीज आपको रिमाइंड करनी पड़ेगी कि हम किसी एक आध एसेट क्लास से फिक्सेटेड या लव अफेयर नहीं रख सकते। हमें एक बैलेंस्ड व्यू रखना चाहिए और हमें हर एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए टू अ सर्टेन प्रोपोर्शन। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रोपोर्शन भी नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बैलेंस प्रोपोर्शन करना चाहिए, ताकि आपको लिक्विडिटी भी मिले, ताकि आपको रिटर्न्स भी मिले, ताकि आपको एक सेफ्टी भी मिले, रिस्क भी कम हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपसे एक और रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी कि sure. काफी लोग जो हैं, जैसा हम डिस्कस करते हैं, तो जी. लोग जो हैं, गोल्ड तो आपने ऑलरेडी कवर कर लिया, बट आपने थोड़ा सा रियल एस्टेट को कवर नहीं करा, तो मैं थोड़ा स्पेशली पूछना चाहूंगी कि काफी लोग जो हैं वो रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा देखा है कि उनके
हस्बैंड, उनके फादर, ब्रदर जो है वो मतलब काफी टाइम से रियल एस्टेट में पैसा लगाते आए हैं। तो उसमें आप कुछ कहना चाहेंगे कि लाइक हाउ एमएफ इज बेटर देन रियल एस्टेट, या फिर जो हम बात कर रहे हैं एसेट एलोकेशन की कि आप रियल एस्टेट में पैसा लगाइए, लेकिन आपका जो टोटल है वो एलोकेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने सारा पैसा रियल एस्टेट में लगा दिया। तो आप इस पे कुछ आई थिंक अपनी थैंक यू बात। निशा की रिमाइंडिंग की ये भी एक अच्छा एसेट क्लास है और इस पे भी अगर हम एक डिस्कशन करें और क्लैरिटी प्रोवाइड करें तो इट विल बेनिफिट एवरीवन। तो देखिए रियल एस्टेट जो है अगेन दिल्ली में ही सेम एरिया दो मतलब रियल एस्टेट जो है एज अ सिटी ऑफ दिल्ली एक एरिया में रियल एस्टेट अप्रिशिएट हो रही है, दूसरे एरिया में नहीं होती है। करेक्ट। इवन उस एरिया में एक जगह पे अप्रिशिएट हो रही है, दूसरे जगह पे नहीं हो रही। तो रियल एस्टेट जो है उसका कोई एक स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट नहीं है, उसकी जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो भी बहुत ज्यादा होती है। और जब आप एक कोई फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसमें स्टैम्प चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, बहुत सारी चार्जेस आ जाती है। इट इज एन इमूवेबल एसेट, राइट? टैंजिबल दिखता है, आपको दिखता है, तो ह्यूमन नेचर है कि हमको जो है जो दिखता है वो बिकता है। इट शुड बी इन अ विजिबल फॉर्मेट। और म्यूचुअल फंड्स जो होती है वो इनविजिबल होती है, आपको अकाउंट स्टेटमेंट मिल जाता है। तो जो जो चीज टैंजिबल होती है, जो हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो चीज जो होती है वो हमें हमें पसंद आती है। तो रियल एस्टेट जो है हम बोस्ट कर सकते हैं हमारे पास 35 प्रॉपर्टीज है, 45 प्रॉपर्टीज है, लेकिन प्रॉपर्टी का टैक्स भी तो आपको भरना पड़ेगा। और उस लिक्विडिटी भी बहुत ही आसान नहीं होती। आपको लिक्विडेट करने के लिए एक ब्रोकर चाहिए, या आप जाएंगे कहाँ पे, मैजिक ब्रिक्स वगैरह वगैरह, वहां पे जाके आप लिस्ट करेंगे, आपको नेगोशिएट करना होगा। तो लिक्विडिटी जो होती है वो हर किसी के हाथ में नहीं होती है। अगर आप एज अ वुमेन इन्वेस्टर बहुत सारे फ्लैट्स खरीदेंगे और आपका ट्रांसफर दिल्ली से बॉम्बे हो गया, तो आप उन फ्लैट्स का करेंगे कैसे? आप उसको कैसे, आप टेनेंट्स आप ढूंढ पाएंगे इतने सारे? उसमें काफी ऑपरेशनल चैलेंजेस आ जाते हैं कि आप इतनी सारी प्रॉपर्टीज को ओवरसी कैसे करेंगे। अगर आपके पास पूरी टीम है, क्षमता है, तो अच्छी बात है। लेकिन फिर उसमें भी आप देखिए कि क्या कहाँ पे म्यूचुअल फंड्स एक बेटर तरीका है कि आप रेंटल यील्ड्स देखेंगे। रेंटल यील्ड्स जो है वो आपको मतलब कुछ ऐसा आपने 1 करोड़ की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदी, इसका मतलब नहीं है कि आपको 2 लाख रुपए का रेंट मिल रहा है उसमें, राइट? तो हो सकता है कि आपका जो रेंटल यील्ड है इंडिया में इट्स नॉट दैट मच, इट्स 3-4% और 5%। आपने घर को रेंट में दे दिया, आपको 3% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन है 6%। तो इट इज एक्चुअली अ डाइंग एसेट। इट इज लाइक अ डिप्लीटिंग एसेट, इफ नॉट डाइंग बट इट इज अ डिप्लीटिंग एसेट फॉर यू। तो ये सारी चीजें जो होती है, हम जो होते हैं कभी कभार हमको लगता है कि नहीं, इट इज अ फील गुड थिंग, हमारे पास इतने सारे प्रॉपर्टी, इतने सारे मकान है। और हमने हिंदी फिल्म्स में भी देखा है कि जो धनी व्यक्ति होता है उसको दिखाया जाता है बड़े बड़े एक बंगलों में रह रहा है एंड ऑल ऑफ दैट। विजय पथ सिंघानिया जी एक बहुत बड़े बंगले में रह रहे हैं, तो हमको लगता है हाँ हमारे पास भी एक बंगला होना चाहिए, हमारे पास भी गाड़ी होना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन बी practical and sensible where mutual funds can help is, I think the biggest thing is liquidity. ऑल यू हैव टू डू इज कि आपने आप तो कैम्स आपको कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट दे देती है। यू हैव अ कैम्स ऐप, आप टैक्स पॉइंट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस मिल जाती है, थ्रू अ फाइनेंशियल एडवाइजर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इवन रिडेम्पशन, इवन परचेजेस इतनी सिंपल है। उसमें उतना झंझट नहीं है कि आपको कोई बायर और सेलर को ढूंढना नहीं है। सब कुछ है कि जस्ट राइट अ रिक्वेस्ट, इवन पेपर में भी आप अगर देते हैं, जस्ट राइट अ रिक्वेस्ट, आई एम रिडीमिंग ऑल यूनिट्स एंड T+3 T+2, मतलब ट्रांजैक्शन के 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो पैसा क्रेडिट हो जाता है। इसमें टैक्स एफिशिएंसी होता है, बिकॉज आप देखिए म्यूचुअल फंड्स में टैक्स की जो लाइबिलिटी आएगी वो तभी आएगी जब आप रिडीम कर रहे हैं। जब तक आप रिडीम नहीं कर रहे हैं वो पैसा वही का वही है और वो कंपाउंड होते जा रहा है। कंपाउंड जैसे हमने देखा, रिटर्न ऑन रिटर्न, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होते जा रहा है। तो फंड मैनेजर जितना स्टॉक्स खरीदेगा बेचेगा, उसका जो लाइबिलिटी है वो आपके ऊपर, टैक्स लाइबिलिटी आपके ऊपर नहीं पड़ रही है। और ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड में क्या है कि गेन्स अप टू 1 लाख इन इक्विटी इज नॉट टैक्सेबल। गेन्स बियॉन्ड 1 लाख आफ्टर 1 year, which is long term capital gains beyond 1 lakh is taxed at 10%। और डेट में क्या है कि अगेन डेट, जैसे डेट फंड्स हो गए जो बॉन्ड्स, डिवेंचर्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, जीसेक सिक्योरिटीज एंड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, उस टाइप ऑफ फंड्स भी अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स मतलब गेन्स आफ्टर 3 years, राइट, आफ्टर 36 months।
एंड उस वो जो भी गेन है, जो टैक्स आप पे करते हैं, वो इट इज नॉट योर टैक्स स्लैब का टैक्स, इट इज बेसिकली 20% विद इंडेक्सेशन। और विद इंडेक्सेशन का मतलब है कि आपने अपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इन्फ्लेट कर दिया, आपने उसमें इन्फ्लेशन डाल दिया। तो मान लीजिए कि यू हैव इन्वेस्टेड 10 lakhs, बट इफ इन्फ्लेशन हैज गॉन अप, आप अपना परचेज प्राइस जो है, परचेज अमाउंट जो है, वो 10 lakhs नहीं दिखा रहे, वो 12-13 लाख दिखा रहे हैं, वट एवर इज दैट अमाउंट, हाइपोथेटिकली आई एम सेइंग। सो योर एक्चुअल वैल्यू अज्यूम इज 18 lakhs, आप दिखा रहे हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट नॉट एट 10 lakhs बट एट अ हायर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन करके आपने उसे इन्फ्लेट कर दिया है। तो आपका जो नेट गेन है, आप उसे कम दिखा रहे हैं, उसमें आप टैक्स पे करते हो तो आप कम टैक्स पे करते हो। तो दीज आर द बेनिफिट्स दैट आर अवेलेबल, एंड आई एम श्योर टैक्स पॉइंट काफी सारी, जैसे आज एक इंटरेक्टिव सेशन, इंफॉर्मेटिव सेशन निशा जी ने रखा है, एंड शी एंडेवर्स की ऐसी सारी इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स वो करे, ताकि आपको टैक्सेशन के मामले में, चाहे ताकि आपको डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के मामले में वो जानकारी दे। तो ये आपको फ्री मिल रहा है, लाइव सेशंस हो रहे हैं, तो इससे आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। सो इससे क्या होगा, आपकी अवेयरनेस भी बढ़ेगी, और आप एक ही एसेट क्लास या रियल एस्टेट या गोल्ड या फिक्स डिपॉजिट उसके ऊपर फिक्सेटेड नहीं रहेंगे, आपकी जो होराइजन है वो काफी ब्रॉड हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट would be should give liquidity, it should be tax efficient, it should give you compounding returns, and it should beat inflation. ये 4-5 चीजें अगर एक इन्वेस्टमेंट में कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, और रिस्क इट शुड रिड्यूस, ये सारी अगर चीजें नहीं है, तो फिर आप सेविंग ही कर रहे हो, आप इन्वेस्ट थोड़ी ना कर रहे हो। थैंक यू सो मच अमिता जी। थोड़ा सा वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, क्वेश्चंस तो मेरे पास 3-4 बचे हैं, बट मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट करूंगी अब। श्योर, एक दो क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं, तो मैं वो आपसे पूछती हूँ। श्योर। 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। सो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जनरली जब भी हम आजकल अपने फ्रेंड से बात करते हैं, क्लाइंट से बात करते हैं, तो जी, सबका एम यही होता है कि पहले तो रिटायरमेंट एज जो है वो 60 इयर्स होती थी, बट आजकल हर कोई अर्ली 50s और लेट 40s में रिटायर होना चाहता है। तो जी। जस्ट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके अकॉर्डिंग सही रिटायरमेंट एज क्या होती है, या जब कोई अपनी गोल प्लानिंग करे तो उसको क्या रिटायरमेंट एज लेनी चाहिए? राइट। सो देखिए, सही रिटायरमेंट एज, रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप रिटायर हो गए एंड वर्ल्ड ट्रिप में चले गए एक्सेट्रा। रिटायरमेंट का मतलब है कि आप रिटायर हो गए, लेकिन जो आपकी एक लाइफस्टाइल है वो डिसरप्ट नहीं हो रही है। आप जो भी आपकी जरूरतें हैं, जो भी आपकी नीड्स है, जो भी आपकी वांट्स है, उसको आप कंफर्टेबली फुलफिल कर पा रहे हैं, और आपके पास पावर है, द पावर ऑफ टाइम। आपके पास टाइम है कि आप लेजरली किसी ऑक्यूपेशन को पैशनेटली फॉलो कर सके, विदाउट कटिंग शॉर्ट ऑन एनीथिंग। यू हैव ऑल द फंड्स अवेलेबल टू टेक केयर ऑफ योर नीड्स एंड वांट्स, एंड ऑल्सो परस्यू योर पैशन। तो इसी को कहते हैं एक नाइस रिटायर्ड लाइफ। तो ऐसा हमारी धारणा है कि वी शुड हैव 1 crore, अगर हमने 1 crore पैसा इकट्ठा किया तो हमें रिटायर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहूंगी निशा जी, टू ड्राइव व्हाट द पॉइंट दैट आई इंटेंड टू स्टेट इज दैट कि मान लीजिए कि आपका एज 25 इयर्स का है, एंड यू थिंक कि बाय 50 आई विल रिटायर, और आपकी एक्सपेंसेस, करंट एक्सपेंसेस पर मंथ 50,000 रुपीज पर मंथ की है। At a 6% inflation rate, monthly expenses at 6% inflation rate, यहाँ पे inflation है। आपने expenses बढ़ाए नहीं, आपकी expenses वही की वही रही। Price rise makes the same current expense bloat up, become fatter by 2.14 lakhs. तो it has become 4 times more, जबकि आपने expenses घटाए नहीं है। और आप 50 पे रिटायर कर रहे हैं, और इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है। people are staying longer in India. Average life expectancy is 70, 71, 72 years के आसपास है। तो 50 साल में आपने कहा कि आप रिटायर करेंगे। 20 years, no regular income. Do you think your 1 crore rupees savings will be enough? So actually speaking, even if you're putting that 1 crore into some product that is giving you 8% inflation, 8% return, inflation price rise is going to stay throughout, and the actual retirement corpus that will be required is 6 crores.
So 6 crores is required, 6 times more than what you thought. तो इसके लिए पेन एंड पेपर निशा जी से आप कांटेक्ट करिए, ये देखिए कि क्या कॉर्पस बनना चाहिए। तो ऐसे जो वाइल्ड ड्रीम्स आते हैं कि नहीं हम रिटायर करेंगे, हमने देखा कि लॉट ऑफ पीपल हैव गिवन अप कॉर्पोरेट लाइफ एट 40, फिर कुछ बिजनेस आइडिया फ्लोट किया एंड दे बिकेम मल्टी बिलियनियर्स। ये 1 in million होते हैं, और 1 in million जो होते हैं उनको आउटलायर्स कहा जाता है। हालांकि दे वुड हैव दे आर वेरी मच केपेबल, बट लक हो सकता है कि लक का एंगल भी हो, हर कोई लकी नहीं होता है। व्हाट यू कैन कंट्रोल इज सिंपल लॉजिक। ये सारी कैलकुलेशन कैसे होती है, कैसे आती है, हाउ डिड वी अराइव एट 6 करोड़, ये सारी जो कैलकुलेशन है, यू शुड एक्चुअली गेट इन टच विद अ प्रॉपर फाइनेंशियल कंसल्टेंट एंड उनसे आप जानिए। तो मेरे ख्याल से आप रिटायर करिए 50 ईयर्स या 40 ईयर्स में, बट इंश्योर करिए कीजिए कि आपका जो वेल्थ है, कॉर्पस है, वो इतना एडिक्वेट है कि आपकी सारी नीड वांट्स को भी फुलफिल कर दे एंड इट गिव्स यू प्रॉपर इनकम फॉर टिल वी आर अलाइव ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। ओके, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से एड्रेस करा। तो मैं इसको ऐसा कह सकती हूँ कि ये अर्ली, ये जो भी हमारी रिटायरमेंट एज है, हम चाहते हैं 40-50, ये हमारा ड्रीम है। तो हम जी यही कहेंगे कि आप इस ड्रीम को अपना गोल बनाइए, मतलब एक अमाउंट सेट करिए, मुझे इतना चाहिए, इतने साल में चाहिए, और उस पर काम करिए, तभी आप जो है इसको गोल को अचीव कर पाएंगे। और जो आप जैसा लाइफ चाहते हैं कि लेट 40s में रिटायरमेंट चाहिए, 50 में रिटायरमेंट चाहिए, वो आपका गोल पूरा हो पाएगा। अदरवाइज ये ड्रीम जो है सिर्फ ड्रीम ही रह जाएगा, और हो सकता है एक्चुअल एब्सोल्युटली। रिटायरमेंट 60 में हो, या 60 में भी हो सकता है हमें लगे कि नहीं मुझे और काम करने की जरूरत है, बिकॉज आई हैव नो कॉर्पस, मैंने जितना कमाया उतना तो खर्च कर दिया, कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो हो सकता है ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं कि 60 के बाद भी हमें काम करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे फिक्स एक्सपेंसेस हैं और हमारे पास सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, कॉर्पस कुछ नहीं है। ओके, सो अमृता जी, अब मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी श्योर आपसे। श्योर। देखिए, जब भी हम फाइनेंस की डिस्कशन करते हैं, राइट, या हम अपने किसी क्लाइंट, किसी को अप्रोच करते हैं कि आप इतना अच्छा जॉब करते हैं, आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपको गोल प्लानिंग करनी चाहिए, तो जनरली ऐसा देखा गया है कि विमेन जो है वो डिपेंडेंट होती हैं कि नहीं निशा, ये जो डिसीजन है ना, ये तो मेरे हस्बैंड लेते हैं, या ये मेरे फादर लेते हैं, या मेरा ब्रदर ये लेता है। तो अमृता जी, आपको क्या लगता है कि मतलब इस चीज में कि विमेन भी जो है ये डिसीजंस लें, या एटलीस्ट इन डिसीजंस में पार्टिसिपेट करें, तो आपको क्या लगता है कि क्या चीजें होंगी जो इन चीजों में रुकावट डाल रही हैं, कि क्यों नहीं हमारे माइंडसेट में ये चीजें आती हैं, या हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं? मतलब ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना कि ये इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, ये इट्स ऑल अबाउट मेन। अभी हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि जो हम बात कर रहे हैं इक्विटी की, देयर इज नथिंग मेन एंड वुमेन, मतलब ऑल आर वन। हम अभी ये डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि जब हमें सारी चीजों की, हम जैसे डिस्कशन कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं, तो इस अवेयरनेस के बाद भी ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि ये डिसीजंस जो है मेरे हस्बैंड लेंगे। तो ऐसी क्या चीजें हो सकती हैं जिसको हम दूर करें, ताकि ये मेन वुमेन वाली चीज ना हो। फाइनेंस इज फाइनेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम इज फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसको समझ में आए वो अपना समझ सके और कर सके। अरे निशा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपने ये भी कहा था कि इस साल का जो विमेन इंटरनेशनल विमेन्स डे का थीम है वो है इक्विटी, राइट? इट्स नॉट एम्ब्रेस इक्वालिटी, इक्विटी, यस। एम्ब्रेस इक्विटी। तो देखिए, आई विल अगेन शेयर माय स्क्रीन, क्योंकि ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हमें मोटिवेट करना चाहिए कि जो हमारी इंडिया की महिलाएं हैं, they have always been resilient, headstrong, and वो अपना घर भी बहुत अच्छा संभालती है, और वो प्रोफेशनली भी काफी शाइन करती है। तो we just did not have kings, we had queen रानी लक्ष्मीबाई। तो अपने बच्चे को अपने पीठ के पीछे डाल के she took a sword and she went and fought. अहिल्या बाई होलकर जी, तो she was the queen and she was an efficient queen of Indore. So women in India have shown in every field, be it in the field of law, be it in the field of politics, be in the field of sports, be it entrepreneur, and अब हमारी जो president है वो भी lady है।
तो पॉइंट इज दैट कि क्या वो मिसिंग है। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि विमेन जो है वो बहुत अच्छा बजटिंग करती है, उनको जो भी पैसा दिया जाता है, उनके हस्बैंड जो भी पैसा देते हैं उसमें वो बहुत ही अच्छे से बजट करके स्पेंड करती है कि नहीं ये जो सामान है हमें यहाँ से खरीदना चाहिए, फैब मार्केट से Correct. खरीदना चाहिए, वो जो सामान है हम सब्जी मंडी से जाके खरीदेंगे, हम एक सुपर मार्केट के ग्रोसरी स्टोर से नहीं खरीदेंगे। तो इनकी बजटिंग जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। जब आपकी बजटिंग बहुत अच्छी है, आपने ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, व्हाट इज रिक्वायर्ड, जो आपने पूछा व्हाट इज मिसिंग इज दैट लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस। सो मैं अब यहाँ पे अपने माता जी का एग्जांपल देना चाहूंगी कि मेरी मम्मी जो है शी वाज अ टीचर फॉर 30-40 years एंड ऑब्वियसली शी वाज क्वाइट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, लेकिन उनकी जो डिसीजंस थी जैसे बैंक अकाउंट खोलना या कुछ एफडी करना वो मेरे पिताजी करते थे। एक ऐसा समय आया जहाँ पे मेरे फादर की जॉब पोस्टिंग जो है वो कोई दूसरे शहर या स्टेट में हुई और ही हैड टू गो देयर एंड वर्क, एंड हमारी जो पूरी फैमिली है वो एक दूसरे शहर में रह रही थी। तब मम्मी बहुत ही स्ट्रेस हो गई कि अरे मुझे तो बैंक अकाउंट को ऑपरेट नहीं करना आता है, मुझे चेकबुक भी पता नहीं है। पर जब मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं आप यू आर अ टीचर, यू आर एन एजुकेटर, यू आर एजुकेटेड, ये चीजें जो है ये बहुत ही रॉकेट साइंस या कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं है। Then the moment she went into a bank, she got that confidence. She knew how to operate her account, and she knew what are the different financial instruments. So what is required is just do it. जो Nike का tagline है ना, just do it. Take the first step. Believe me, जितना भी मैं आपको डेटा पॉइंट्स और स्लाइड पे स्लाइड दिखाऊं, लेकिन ये है कि आज की जो विमेन है they are breadwinners, and be whether you are a proud homemaker or a working lady, these are all full-time jobs. It is not easy to cook a delicious breakfast with different food items, delicious lunch, delicious dinner, बच्चों को भी संभालना, that is a full-time profession. और जो ladies भी बाहर जाके काम करती है, they are also doing very well. So women are working full-time. इनकी बजटिंग क्वालिटीज बहुत अच्छी है, वो सेव भी करती है। मैंने देखा है, बीट माय सिस्टर्स, बीट माय कजन सिस्टर्स हु आर होम मेकर्स, प्राउड होम मेकर्स, उनको जो पैसा मिलता है उनके हस्बैंड के थ्रू वो वहां से कुछ पैसा सेव भी कर लेती है। तो उनमें वो अच्छी सेविंग क्वालिटी है। और मतलब विमेन की जो गोल्स कुबेरा ने बताई है वो ये है कि वो भी चाहती है कि उनका रिटायरमेंट, जब वो उनका रिटायरमेंट एज आए, जो वर्किंग लेडीज है वो चाहती है कि उनका जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ हो वो काफी कंफर्टेबल हो, वो भी घर खरीदना चाहती है। दे वांट टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन इन गुड कॉलेजेस, गुड इंस्टीट्यूशंस। उनकी भी ड्रीम्स होते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो भी ISB, IIM, यूनाइटेड स्टेट्स और अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूशंस में पढ़े। तो विमेन की भी ड्रीम्स होती है, एंड दे आर वेरी बैलेंस्ड। वो ऐसी स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग्स नहीं करती है। वो दे विल मतलब दे नीड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करते हैं। और बहुत सारी रिसर्च हुई है कि women are actually better investors. They actually earn 1% higher, 1 to 1.2% higher return than men. लेकिन women जो है they are and आजकल काफी women investors भी हो रहे हैं as per various studies. लेकिन the median age where women are investing is now is 33. My question is why 33? Why not 25, 24, 26 when you have started your career? तो ये जो हम डिली डैली करते हैं, नहीं बाद में देखेंगे, नहीं अभी नहीं देखेंगे, अगर हमारी शादी हो गई और हम जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा? We want to appease others, we want to take care of everyone. You can do a great service for others, and for most importantly for you have to self-love yourself, take care of yourself, and for that confidence बढ़ाइए, take the first step, and the best step is taking it now. Just do it and just now. थैंक यू सो मच अमृता जी, आपने मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें कही, इतनी सारी चीजें बताई। आई एम श्योर आवर व्यूअर्स विल बी बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, कि उनको काफी चीजें समझ में आई होंगी कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, एसेट एलोकेशन क्या होता है, और देयर इज नथिंग रॉकेट साइंस इन इन्वेस्टमेंट। जैसे हमें बाकी सारी चीजें समझ में आती हैं, बजटिंग समझ में आती है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट भी एक सिंपल चीज है जो अगर हम करेंगे तो इट्स जस्ट अबाउट दैट वी हैव टू स्टार्ट ऑन इट।
हमें स्टार्ट Yes. करना है। अभी हम ये बैक ऑफ द माइंड में लेके रखते हैं कि ये आई डोंट नो व्हाई इट्स अबाउट मेन एंड ऑल, बट ऐसा नहीं है कुछ, तो जस्ट स्टार्ट करना है। सो थैंक यू वेरी मच अमृता जी फॉर योर टाइम। आई एम श्योर कि जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये काफी हेल्प करेगा। प्लस आर विल बी अपलोडिंग दिस वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड आई एम श्योर आगे जितने भी व्यूअर्स होंगे उन सबको ये बहुत बेनिफिट करेगा। सो थैंक यू सो मच अमृता जी। I My would pleasure, also Nisha. extend my thanks to all the participants. आपने अपना टाइम निकाला और हमारे साथ जुड़े रहे। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि ये जो हमारी स्पेशल सीरीज है इस महीने, जो इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट हम कर रहे हैं, इसमें 3 एपिसोड्स हैं। आज हमारा फर्स्ट एपिसोड था जिसमें हमने फाइनेंशियल फ्रीडम को डिस्कस करा। हमारा सेकंड एपिसोड जो है वो नेक्स्ट कमिंग थर्सडे है, जिसमें हम फिटनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे एंड विल हैव गायनेकोलॉजिस्ट विद अस। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन चीजों को इम्पोर्टेंस दें, इनको समझें, बिकॉज हमारा थर्ड जो हमारा एपिसोड रहेगा वो है हाउ टू हील योर माइंड, स्ट्रेस फ्री लिविंग जो है वो हम कैसे रहें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे नेक्स्ट 2 एपिसोड्स में भी हमारे साथ बने रहें, अपने फ्रेंड्स को लाइए, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन बी बेनिफिटेड आउट ऑफ दीज सेशंस। और ये सेशंस हमारे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल होते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगी, जो हमारा टॉपिक था आज उसका नाम था फाइनेंशियल फ्रीडम। अभी अमृता जी ने जो हमें बताया, जो हमने डिटेल में डिस्कस करा, वो था ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, कि हमें इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। तो थोड़ी सी चीज मैं और ऐड करूंगी। देखो, जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं तो हम हमेशा बीइंग फाइनेंशियल कंसल्टेंट अपने क्लाइंट्स को ये समझाते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम में 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए। एक है आपकी इन्वेस्टमेंट्स और एक है रिस्क कवर। देखिए, इन्वेस्टमेंट्स हैं कि जो हम जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हम 25 साल कमाते हैं अपने 50 सालों के लिए, राइट। हम 25 टू 50 इयर्स की एज तक कमाते हैं ताकि 25 टू 75 इयर्स तक की एज तक हम इंजॉय कर सके उस चीज को। तो आप, ये तो हो गया एक एस्पेक्ट इन्वेस्टमेंट, बट अगर हमें फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय करना है तो हमें रिस्क कवर भी लेके चलना होता है साथ में, कि कल को सपोज, जैसे आजकल बहुत सारी आप देखोगे जनरली छोटी मोटी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट कुछ महीनों से मेरे हस्बैंड को जो है स्टोन की प्रॉब्लम थी। तो जब स्टोन डायग्नोज हुआ तो हमने अपने नियर बाय मैक्स में पूछा, तो उन्होंने खर्चा बताया अराउंड 1.5 लाख रुपया। तो मतलब छोटा से छोटा जो स्टोन, जो कि आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, मतलब हर 10 में से जब हम अपने जैसे कोई प्रॉब्लम आती है डिस्कस करते हैं, तो हर से पता चला कि 10 जनों से अगर डिस्कस करा तो 5 जनों को ऑलरेडी स्टोन था। उन्होंने कहा ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। तो ये बहुत कॉमन चीजें हैं आजकल, मतलब हमें पता भी नहीं होता कि हमें कब मतलब मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़े इन सब चीजों की। तो छोटी से छोटी चीज में आप देखोगे इतना खर्चा हो जाता है। तो अगर हमने कुछ इन्वेस्ट करके रखा है या आपने कुछ इमरजेंसी फंड क्रिएट करा है, तो वो चीजें तो ऐसे ही छोटे मोटे हॉस्पिटलाइजेशन में आपको निकल जाता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप ना इन चीजों का भी रिस्क कवर लें। आप हेल्थ इंश्योरेंस लें, जो कि आज की डेट में बहुत ही जरूरी है। मैं कहूंगी इज अ मस्ट। आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। और हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत मतलब बहुत रीजनेबल रेट्स पे अवेलेबल होते हैं। टॉप अप प्लान्स आते हैं जो बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे होते हैं। तो अगर आपको 25 लाख 30 लाख का इंश्योरेंस लेना है तो बहुत रीजनेबल रेट्स पे मिलते हैं। प्लस इतनी सारी चीजें जो कंपनीज हैं वो आपको इतने सारे बेनिफिट्स देती हैं। अगर आप लाइक डेली जॉब पे जाएंगे, आप इतने स्टेप्स चलेंगे, आपका प्रीमियम रिड्यूस हो जाएगा। तो और बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। प्लस आपके पास सभी लोग जो भी वर्किंग हैं, सबके पास लाइफ कवर जरूर होना चाहिए। अक्सर हमने देखा है लोगों को ना ये कॉन्सेप्ट कुछ गड़बड़ होता है लोगों का, कि जब भी हम बात करते हैं ना कि आपके पास टर्म प्लान है क्या, लाइफ कवर है, तो उनको समझ में आता है, वो पूछते हैं निशा इसमें मुझे एंड में क्या मिलेगा। तो उनको ये क्लैरिटी नहीं होती हम कवर की बात कर रहे हैं, रिस्क कवर की बात कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट की थोड़ी बात कर रहे हैं। जैसे आपने गाड़ी का इंश्योरेंस लिया तो वो कुछ वापस थोड़ी देता है आपको। आपने गाड़ी का इंश्योरेंस दिया, आपकी गाड़ी जो है एक जब जितना इंश्योरेंस दिया उतना टर्म आप निकालेंगे। खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ तो वहां से आपको पैसे मिलेंगे। तो वो तो किसी मिस हैपनिंग में आपको चीजें मिलती हैं, बट आपका एक कवर बना रहता है। आपके मन में डर नहीं रहता कि
कई कुछ इस तरीके का एक्सीडेंट हो जाए तो वो मेरे को अपनी जेब से खर्चना पड़ेगा, तो वो कवर आपके पास होता है। ऐसे ही हम हमेशा आपको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स लीजिए। जैसे आप इन्वेस्टमेंट करिए जो प्योर इन्वेस्टमेंट्स हैं। आप टर्म प्लान जो हम बोलते हैं लाइफ कवर, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता जिसमें आप पूछो निशा मुझे वापस क्या मिलेगा। वो तो इस चीज के लिए है कि व्हाट आफ्टर यू, लाइक अभी आप जॉब कर रहे हो, आपके पास डिपेंडेंट्स हैं, जैसा हमने बोला हम सब चाहते हैं कि हम जैसी लाइफ जी रहे हैं, कल को अगर कुछ इस तरीके का इंसिडेंट हो गया तो मेरे बाद जो मेरे डिपेंडेंट्स हैं उनको कुछ परेशानी ना आए, वो भी वैसी ही लाइफ जीते रहे जैसी वो आज जी रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस उस चीज को कवर करता है। और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे मैंने बोला आज की जो है छोटे मोटे एक दो दिन का हॉस्पिटलाइजेशन ही में ही आपके आराम से 50-60 हजार रुपए लग जाते हैं। तो आप जब भी फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें, अगर आप सही में फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूंगी जैसा अमृता जी ने आपको बताया, आप इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान दें, आप रिस्क कवर लें, हेल्थ इंश्योरेंस लें विच इज अ मस्ट, और आपके पास टर्म प्लान लाइफ कवर होना चाहिए। जनरली हम सबको ये चीजें पता होती हैं, लेकिन हम ना इग्नोर करते हैं, बट फिर हमारे नोन में कभी कुछ ऐसा इंसिडेंस होता है तो हमें वो रिमाइंडर की तरह याद आता है कि नहीं नहीं ये टर्म प्लान हमारे पास होना चाहिए। तो ये सेशन का जो ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको इन टॉपिक पे थोड़ा सा अवेयर करना, या बहुत हो सकता है काफी जनों को ये चीजें ऑलरेडी पता होंगी, तो टू रिमाइंड यू अगेन कि आपको बार बार, ताकि जब बार बार बोला जाएगा तब आपको स्ट्राइक करेगा कि यस ये मेरा प्लान था, बट ये शायद किसी वजह से मैंने प्रोकास्टिनेट कर दिया था, मुझे इस पे एक्ट करना चाहिए। So that's all. Thank you all of you. And I'm sorry थोड़ा सा रन आउट हो गया। हम नेक्स्ट सेशंस में जरूर ट्राई करेंगे कि विल बी स्पेसिफिक, कि हमारा जो टाइम है हम उसी टाइम फ्रेम में बने रहें। तो थैंक यू अमृता जी, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस। I'll invite you to join our episode 2 and 3. I'll keep sharing their invitation with you. Thank you so much. And this video will be uploaded on our YouTube channel. I request all of you to share it with your friends, with your relatives, with your colleagues, so that maximum people will be benefited out of this. So thank you, everyone. Thank you so much. Thank you.